दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। झारखंड और महाराष्ट्र। झारखंड में तो इंडिया गठबंधन जीता और उसमें कह सकते कि इसका ज़्यादा श्रेय हम हेमंत सोरेन को ही देंगे। उनकी व्यक्तिगत जो जो उन्होंने काम किया होगा, जो उनकी व्यक्तिगत वहाँ पे छवि है, उसके वजह से वो वहाँ पे जीते हैं, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम ने वाकई में बहुत ज़्यादा चौंकाया। जीतेंगे, उम्मीद थी, जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे इस तरह का चल रहा था, लेकिन इतनी प्रचंड जीत, इसके पीछे की वजह क्या है? कांग्रेस की इतनी दुर्गति, इसके पीछे की वजह क्या है? जबकि लोकसभा चुनाव में फिर भी झूठ से सही, लोगों को झूठे वादे करके सही 99 सीट तो लाई। उसके बाद आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे शायद राहुल गांधी। लेकिन कई वजह है, लेकिन जो मुख्य वजह है, जितना देखा सुना परखा, हर किसी को सुना, उसके सुनने के बाद मैं तो कम से कम एक ही नतीजे पे पहुंचूं। नमस्कार इंसान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी, जो मैं हूं नंदिनी। दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। झारखंड में इंडिया गठबंधन जीता। हेमंत सोरेन जी को उसका श्रेय जाता है, चाहे कोई माने या ना माने। हमने भी जितना उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, उनके काम के बलबूते। जो लोग ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कि ईडी का इन्होंने इस्तेमाल किया, करते हैं इसका इस्तेमाल, लेकिन वही चुनाव के दिनों में झारखंड के भी एक मंत्री के घर पे छापा पड़ा, तो उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जनता का भी सोच समझ के जो है अपने नेता चुनती है, और वो अपने हितों को जानने लग गई है, मैं ये कहूँगी। इसीलिए जनता अब बहुत ज़्यादा अपने वोट के मतलब को भी, चाहे वो पढ़े लिखे तो समझते ही हैं, लेकिन अनपढ़ लोग भी अब समझने लगे कि हमारे मत का महत्व क्या है, क्या भागीदारी है देश के लिए, हमारे राज्य के लिए। अगर हम वोट देंगे तो हमारा काम राज्य स्तर पे क्या होगा, देश राष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा, ये लोग अब समझने लग गए हैं। बहुत सारे कैश लगा रहे हैं लोग। सबसे ज़्यादा जो चौंका है महाराष्ट्र में, लोग ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि राहुल गांधी जो है जो आत्मविश्वास, जो अति आत्मविश्वास, उससे लबालब हो चुके थे। कांग्रेस के हारने के पीछे, जबकि उन्होंने लोकसभा में 50 से 99 सीट तक पहुंचे, उसके बावजूद भी उन्होंने काम करने के बजाय वो ओवर कॉन्फिडेंट हुए। इसका परिणाम हरियाणा में भी दिखा और अब महाराष्ट्र में भी दिखा। और वो, मैं हमेशा कहती हूँ कि इस राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी की दुर्गति के लिए अकेले राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं, वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जो इस राहुल गांधी को ताड़ के झाड़ पे बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जबरदस्ती, मैं कह सकती हूँ कि उन्हें जबरदस्ती की राजनीति में घसीटा जा रहा है। वो नहीं चाहते, उनके कामों से तो ऐसी लगता है कि वो नहीं चाहते, उन्हें जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। तो क्यों, अगर वो नहीं करना चाहते तो किसी और को क्यों नहीं लाया जा रहा है? अगर तुम्हें अपना जमीन भी बेचना है तो किसी अच्छे इंसान के लिए बेचो ना, कम से कम देश के लिए अच्छा काम तो करेंगे। एक अच्छा नेता प्रतिपक्ष तो मिलेगा देश को, एक टक्कर का नेता तो मिलेगा। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन्होंने और अच्छे से काम करना था, लेकिन उनके काम, उनकी हरकतें, इनके ये जो इनके जो चमचे समर्थक है, मैं हमेशा कहती हूँ अकेले ही राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है। ये कभी उनसे समोसा बनवा रहे हैं, कभी उनसे जलेबी बनवा रहे हैं, कभी उनसे पोहा बनवा रहे हैं। उन्हें असली मतलब बता ही नहीं रहे कि राष्ट्रभक्ति के एक नेता की क्या भागीदारी होनी चाहिए, किस तरह से जनता, आज जनता सब समझदार होगी। उनको दिखता है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और कौन मन से कर रहा है, और कौन सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा है। और राहुल गांधी सिर्फ किसी भी तरह से 99 सीट ले आए, और वो, उनको लग रहा है कि अब सब कुछ शायद मैं ही कर लूँ, मैं ही, अब सब कुछ हो गया, अब करने की जरूरत कुछ नहीं है। नतीजा क्या हुआ? हरियाणा में मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद महाराष्ट्र में मुंह की खानी पड़ी, और झारखंड में इनका कोई सहयोग, अगर जीते हैं इनका गठबंधन, लेकिन हम कहेंगे इसका श्रेय इनको हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। महाराष्ट्र में
जीत के लिए जो ठोस वजह है, मैंने कई लोगों को सुना, कई जगह मैंने पढ़ा, उसके बाद जिस नतीजे पे मैं पहुंची हूँ, मैं उस पे बात करना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचंड बहुमत के साथ कैसे जीत गई महाराष्ट्र के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के जातीय जनगणना के जवाब में एक फार्मूला तैयार किया। वो फार्मूला क्या था? योगी आदित्यनाथ जी का, बटोगे तो कटोगे, सेफ एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये जो नारा था, जबकि ये शर्मनाक है, ये नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, मैं तो अब भी हमेशा ही कहते कि ये देश के अंदर इस तरह का नारा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के नारे लगने लगे, फिर देश अराजकता की तरफ बढ़ेगा, देश अंदरूनी युद्ध की तरफ बढ़ेगा। ये नारे कहीं से भी भारत जैसे देश के अंदर शोभा नहीं देता, कम से कम। और अब तब हैरानी हुई इस बात के कि जब प्रधानमंत्री मोदी इस नारे को खुल के बोलने लग गए। एक प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। छोटे नेता अगर बोल भी ले, एक नेता जो पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है, उसको सोच समझ के बोलना चाहिए। और मोदी जी ने ये लोकसभा चुनाव में भी किया, इस बार तो उन्होंने खुल के किया। और उसके बाद इस तरह के नारे का प्रचार उन्होंने खुल के बोला, उन्होंने हिंदू मुस्लिम खुल के किया। नहीं करना चाहिए था, जबकि जहाँ की वो एक तरह का नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वहाँ इस तरह के सबका साथ सबका विकास का जो ये नारा उन्होंने दिया, ये नारा उन्हीं के फार्मूला जो अभी का है, ये इसके धज्जियां उड़ाता है। दूसरी चीज, उसके बाद मैं कहना चाहूंगी, कोई भी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, जो भी दल है, जब तक उनके पास एक ऐसा रणनीतिकार नहीं होता जो पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके, जब तक इनकी पार्टी में पूरा तालमेल बिठाने वाला एक ऐसा रणनीतिकार नहीं आता, तब तक ये भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे ही नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी के पास जब तक अमित शाह जैसा चाणक्य है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस चाणक्य नीति को रणनीतिकार अमित शाह से बड़ा रणनीतिकार दूसरी पार्टी को ढूंढना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं सोच पाएंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे या एनडीए को टक्कर दे पाएंगे। सभी को पता है, महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह का उन्होंने नारा दिया, उस नारे को के बाद अमित शाह जी भाप गए थे कि ये जो नारा है, ये काम नहीं करेगा, ये हमारे खिलाफ जाएगा। बटोगे तो कटोगे, सेफ रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर हमने इसको कंटिन्यू किया तो हम हारेंगे, ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने 1 मिनट बिना सोचे उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। उसके बाद आप लोगों ने देखा, और हर जगह यही कह के मोदी जी ने महाराष्ट्र में बहुत कम रैलियां की, उन्होंने सबसे ज्यादा मुखर कर दिया वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को। वो हर जगह दिखे, और आज जनता समझदार है, उन्हें पता है कि हमें स्थानीय जो हमें राज्य की बागडोर किसे देनी है, और हमें केंद्र की जो बागडोर है वो किसे देनी है। हम भी कई जगह पूछते हैं, लोग हमेशा कहते हैं कि केंद्र के लिए हमें मोदी जी चाहिए, लेकिन अपने राज्य के लिए हमें फलाना नेता चाहिए। ये सोच आज जनता अपने हितों के लिए सोचती है, उसके लिए उस पर काम करती है, अपने मत का महत्व समझती है आज जनता। अगर अमित शाह जी ने ये रणनीति नहीं अपनाई होती तो भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से जीत पाती, प्रचंड जीत तो छोड़ो। कांग्रेस पार्टी के अंदर दूसरी चीज क्या है, इनके शीर्ष के जो नेता होते हैं, केंद्रीय जो इनका नेतृत्व है, वो हम कई दफे देखते हैं, जैसे लोकसभा चुनाव होता है या फिर विधानसभा चुनाव होता है, इनके प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री अपने अपने मन से बनने लग जाते हैं। कहता है मैं बनूंगा, वो कहता है मैं बनूंगा, वो कहता है मैं बनूंगा। फिर वहाँ पे जोक आता है कि तुम कुर्सी की बजाय दरी बिछा दो तो तुम्हारा नेता इसी में बैठेगा। वहाँ जीतने से पहले अपने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने की होड़ मच जाती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चीज है, जो हमने
देखा है अभी एकनाथ शिंदे जी ने भी बोला था, जो पार्टी का नेतृत्व कहेगा हम वही करेंगे, हम पार्टी हित के लिए काम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान जब जीते थे, तब हमें भी ये अंदाजा नहीं था कि उनको बदल देंगे, उन्हें बदल दिए। हमें लगा कि इतनी परसेंट जीत मिली है मध्य प्रदेश के अंदर तो उन्हीं की वजह से मिली है, लेकिन उन्हें वहाँ बदला गया। ये भी हमें विश्वास था कि अगर उन्हें बदल दिया तो उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे जिसके वो हकदार हैं, और नतीजा उनको केंद्र में कैबिनेट में जगह मिली और उनको कृषि मंत्री बना दिया गया, जिसके वो पूरे हकदार थे। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो भी उन्हें जीत मिली उसका श्रेय मामा जी को ही जाता है। वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी चौहान, उन्हीं को जाता है। पार्टी का जो नेतृत्व है, जब तक वो एक मत पे नहीं चलेगा कि शीर्ष नेता ने, चाहे पार्टी का अध्यक्ष या पार्टी का जो बड़े नेता, जिसने एक बात कह दी उस बात पे अगर सारे जब तक अटके नहीं रहेंगे, तब तक पार्टी का विकास तो हो ही नहीं सकता। और पार्टी का विकास नहीं होगा तो फिर देश के लिए क्या काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व बोल देता है, वहां से बड़े से बड़े नेता से लेके छोटे से कार्यकर्ता, हर नेता हर कार्यकर्ता उसको शिद्दत से उस पे चलता है, उसको मानता है। वो सोच के चलते हैं कि हम इस पार्टी के अंदर एक सिपाही की तरह काम करें, हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, तभी हम इस देश के लिए काम कर पाएंगे। कुल मिला के महाराष्ट्र में, और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि क्या महाराष्ट्र के अंदर कंगना रनावत जो है, इसका श्राप लगा है उद्धव ठाकरे को? बिल्कुल नहीं। हाँ, हो सकता है, ये भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं। उद्धव ठाकरे के दुर्गति के पीछे कोई और नहीं, वो खुद है। लेकिन बहुत सारे लोग पोस्ट में देख रही हूँ, सब लोग ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को कंगना रनावत का श्राप लगा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। वो कौन सी दूध की धूली है, हम भी नहीं कहेंगे। अगर उसने सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठाई तो उसने खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए ही किया, हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे आज जो भी भुगत रहे हैं, जो उनका लगभग उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म होने पे आ गया उनके पार्टी का, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह खुद उद्धव ठाकरे हैं। बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने ये कहा कि मैं अपनी पार्टी को कभी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। उनके बेटे ने अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ तो छोड़ा ही, उन्होंने उस पार्टी के साथ जाके वो मिल गए जो उनके पापा की विचारधारा से बिल्कुल विपरीत थी, थोड़ा भी नहीं, बिल्कुल विपरीत थी। बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे कि मैं अपनी पार्टी को जीते जी कभी भी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। कैसे भूल गए उद्धव ठाकरे? सबसे ज्यादा श्राप आपको आपके पितरों का लगता है, अगर आप उनका अपमान करोगे। अगर उद्धव ठाकरे को लालच नहीं होता तो निश्चित अपने पापा की विचारधारा को मजबूती के साथ उस पे रहते, उस पे काम करते, तो महाराष्ट्र की जनता उन्हें महाराष्ट्र की बागडोर उनके हाथ पे देती, उनको हर बार चुनती। लेकिन उनका थोड़ा सा लालच उन्हें ले डूबा। कोई कंगना राउत का श्राप उन्हें नहीं लगा, उन्हें सिर्फ बालाजी ठाकरे का श्राप लगा है। ये बात 200% सच है। बाला साहब ठाकरे अकेले शेर थे वो हिंदुत्व के अंदर। अच्छी अच्छी हस्तियां झुकती थी उनके सामने, किसी को हिम्मत नहीं थी हिंदुत्व के लिए कुछ बोलने की। उनके होते हुए कैसे भूल गए उद्धव ठाकरे अपने ही पापा की विचारधारा को? मैं मानती हूँ उन्हें नहीं पसंद आया भारतीय जनता पार्टी का साथ, नहीं था, अलग हो जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। अकेले दम पे लड़ते, अकेले दम पे काम करते, अपने पापा की विचारधारा को, उनकी सोच को आगे बढ़ाते मजबूती के साथ। निश्चित तौर पे भारत महाराष्ट्र की जनता उन्हें वही प्यार और सम्मान देती जो बाला साहब ठाकरे को मिला था। लेकिन कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी बला होती है, और यही लालच उन्हें ले डूबा। उन्हें ये ध्यान नहीं रहा कि मैं किस कांग्रेस पार्टी के साथ जाके मिला हूँ, जहाँ मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि मैं मेरी पार्टी को कभी भी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा।
ये श्राप किसी और का नहीं, अपने ही जड़ों को जो खोदेगा गड्ढे में तो वही गिरेगा। उन्होंने खुद की जड़ों को खोदने की कोशिश का महापाप किया, अपने पापा के विचारों के विपरीत जाने का महापाप किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतना प्यार इतना सम्मान बालाजी साहब ठाकरे को कहाँ से मिला। उस पे अगर रहते, खुद भी आगे बढ़ते, उनका बेटे का राजनीतिक जो भविष्य वो भी मजबूत होता, वो भी एक सही रास्ते पे एक सही जमीन तैयार हो जाती उसके लिए। जैसे उनको बालाजी साहब ठाकरे ने एक राजनीतिक जमीन तैयार करके दी थी, वो अपने बेटे के लिए तैयार करते उसी तरह की जमीन मजबूत, बस अपने पापा के विचारों की और उनकी सोच की। लेकिन उन्होंने उसको उस जड़ को खोद डाला अपने लालच के हथियार से। नतीजा आज सभी के सामने है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जीत का श्रेय जिसको भी जाता हो, लोग जो कुछ भी बोलते हो, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि इस यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो श्रेय जाता है वो सिर्फ और सिर्फ हम कहेंगे कि ये अमित शाह जी की जो रणनीति है उसी को जाता है। वो सिर्फ रणनीति नहीं बनाते, वो काम भी करवाते हैं। वो पार्टी को मजबूती से कैसे बांधा जाता है, हर रणनीति वो तैयार करते हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के कई दफ़े उड़ते हैं मतभेद के सुर, कई दफ़े उड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी एक जुट होकर काम करती है। और नतीजा यही होता है जो अभी महाराष्ट्र चुनाव में निकला, या जो हरियाणा के चुनावों के अंदर हमें देखने को मिला। इसलिए दूसरे पार्टियों को सीखना चाहिए, और दूसरे पार्टी अगर सीखेंगे, विपक्ष मजबूत होगा, तो हमारा देश अच्छे से आगे चल पाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे विचारों से थोड़ा सा सहमत हो अगर आप, मैंने जितना भी बोला मैंने हर जगह सोच देखा सुना, सब लोगों को सब ने एक ही राय दी कि राहुल गांधी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, और अमित शाह की जो रणनीति है वो काम कर गई। और बालाजी साहब ठाकरे का जो श्राप है ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को ले डूबा। यही मुझे भी लगा, सारा कुछ सुन के पढ़ के, जितना भी मैंने अपने स्तर पे देखा सुना पढ़ा, वो मुझे भी यही लगा। अगर आप लोगों को भी ये लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कीजिएगा।